हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने नई टॉपिक उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने ये देखा था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है, या हम ये कहें कि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता था उसकी प्रकृति और उसकी स्थिति क्या थी। ठीक, हमने उसमें ये देखा था कि अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कितने प्रकार से रख सकते थे। लगभग 6 प्रकार से हमने वस्तुओं को रखा और उन 6 स्थिति में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या थी, प्रतिबिंब कैसे प्राप्त होता है, उसकी साइज क्या होती है, वास्तविक होता है कि आभासी होता है, हमने उसको देखा। तो अब हम उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब प्राप्त करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हमको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि उत्तल दर्पण से या उत्तल दर्पण के सामने हम वस्तु को कितने प्रकार से रख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है वो ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसका दबा हुआ भाग कलई किया गया होता है, या फिर हम ये कहें कि जिसका परावर्तक पृष्ठ जो होता है, परावर्तक तल जो होता है वो उभरे हुए भाग में होता है। उभरे हुए भाग का अर्थात मतलब क्या है, हम समझाते हैं आपको। जैसे कि आपका क्या हो गया, गोलीय दर्पण, गोलीय पारदर्शी। अब यहाँ पे गोलीय पारदर्शी माध्यम हो गया आपका। अब इसके हम दबे हुए भाग को क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। जब हम दबे हुए भाग को पेंट करते थे तब आपका ये क्या कहलाता था, उत्तल दर्पण। ये आपका क्या कहलाता था, उत्तल दर्पण। चलिए, अब ये वाला भाग आपका क्या हो गया, कलई किया गया भाग। ये हो गया आपका कलई वाला भाग। हम इसको क्या कहते हैं, अब ये आपका हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ यानी परावर्तक तल। और हम ये जानते हैं कि किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर ही प्रकाश किरण को आपतित कराया जाता है या प्रकाश किरण को गिराया जाता है। यानी अगर परावर्तक पृष्ठ इधर है तो प्रकाश किरणें इधर से चलेंगी और यहाँ पर क्या होंगी, आपतित होंगी। तो हमने ये देखा था कि ये आपका क्या था, दर्पण का ध्रुव। परावर्तक पृष्ठ का जो मध्यबिंदु था हमने उसको क्या नाम दिया था, दर्पण का ध्रुव। यहाँ पे आपका क्या था, इसका जो हमारा केंद्र था, गोलीय पारदर्शी माध्यम का जो केंद्र था उसको हमने क्या कहा था, वक्रता केंद्र। और इसी के बीच में कुछ आपका था क्या, मुख्य फोकस। इसको हमने नाम दिया था ध्रुव, और वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा थी उसका नाम था क्या, मुख्य अक्ष। यानी हम ये कहें कि अगर हम परावर्तक पृष्ठ के सामने की बात करें जहां पर वस्तु को रखा जा सकता है, अगर हम वस्तु को यहाँ रखेंगे तो हमको प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। प्रतिबिंब हमको प्राप्त करने के लिए वस्तु हमेशा परावर्तक तल के सामने रखी जानी चाहिए। हमने अवतल दर्पण में देखा था कि परावर्तक तल के सामने हमारा वक्रता केंद्र था, मुख्य फोकस था। वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस, ठीक। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस दर्पण के पीछे है। दर्पण के सामने क्या है, हम देख पा रहे हैं दर्पण के सामने मुख्य अक्ष जो हमारी रेखा जाती है जिसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के सामने कोई ऐसा बिंदु नहीं है जहां हम जिसको हम क्या करें, पॉइंट कर सकें। यानी हम प्रतिबिंब को, वस्तु को चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे यहाँ रखें, चाहे जहाँ रखें, हम ये कहेंगे कि वस्तु की स्थिति वही है। खाली होगा क्या, हम यहाँ रखेंगे तो वस्तु हमारी दर्पण से दूर होगी, यहाँ रखेंगे तो दर्पण से नज़दीक होगी। यानी स्थितियाँ इसमें कितनी हो सकती हैं। एक स्थिति तो आपकी यही हो सकती है कि जब हम वस्तु को कहाँ रखें, मुख्य अक्ष पर रखें, मुख्य अक्ष पर रखें। दूसरी स्थिति आप ये भी जनरेट कर सकते हैं, मान सकते हैं, ले सकते हैं। ये आपको किसी किसी बुक में मिलेगा, कहीं कहीं नहीं मिलेगा। तीसरी जो दूसरी स्थिति आपकी बनेगी जिसको आप इनफाइनाइट कहते हैं, अनंत कहते हैं, यानी बिना
मुख्य अक्ष पर जब हमारी वस्तु नहीं होती है, यानी कहाँ होती है, वो अनंत पर होती है। यानी हम इसमें दो स्थिति को ले सकते हैं। जनरली आपका एक ही स्थिति माना जाता है, कब? जब हम दर्पण के सामने वस्तु को मुख्य अक्ष पर रखते हैं। किसी किसी किताबों में इसका भी जिक्र किया गया है, अनंत का भी जिक्र किया गया होता है। इसलिए हम दोनों स्थितियों को समझेंगे। पहली स्थिति हम ये समझेंगे कि जब वस्तु आपकी कहाँ होती है, अनंत पर स्थित होती है। अनंत पर स्थित होने का अर्थ आपका ये है कि वस्तु आपकी मुख्य अक्ष पर स्थित नहीं होती है। दूसरी स्थिति आपकी क्या होगी, जब वस्तु आपकी कहाँ हो, प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष पर स्थित हो। ठीक, तो इन दो स्थितियों में हम क्या करेंगे कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। दो स्थितियों के अलावा हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ कोई और स्थिति उत्पन्न नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से चलिए हम देखते हैं कि इन दो स्थितियों में प्रतिबिंब आपका कैसे प्राप्त होता है। चलिए तो हम देखते हैं कि वो जो दो स्थितियां हैं वो किस प्रकार से हैं। पहली स्थिति आपकी क्या है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। आप देख पा रहे हैं वस्तु अनंत पर यानी मुख्य अक्ष पर स्थित नहीं है। ठीक, हमने दो किरणों के बारे में जिक्र किया था। यहाँ से आप देख पा रहे हैं दो किरण आपकी आती हैं और आने के बाद क्या होती है, दोनों परावर्तन के पश्चात एक किरण आपकी यहाँ से जाती है, दूसरी यहाँ से। अगर दोनों को हम क्या करते हैं, पीछे की ओर बढ़ाएं तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस पर मिलती हुई क्या होती हैं, प्रतीत होती हैं। हम जानते हैं कि जिस बिंदु पर वो मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसी बिंदु पर क्या बनता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अब ये जो आपका अनंत पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ये जो प्राप्त प्रतिबिंब है, इसकी स्थिति क्या हो सकती है, प्रकृति क्या हो सकती है और इसका आकार क्या हो सकता है, इसके बारे में अगर हम लोग देखें तो स्थिति जो होगी इसकी आप देख पा रहे हैं कि ये कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर। ये कहाँ बनता है, मुख्य फोकस पर। दूसरा, इसका आकार क्या होता है, वस्तु से बहुत छोटा। ध्यान दीजिएगा, वस्तु से बहुत छोटा। ठीक, नंबर 3 जो है आपका, तीसरा आपका क्या बताता है, प्रकृति क्या होगी। इसकी जो प्रकृति होती है ये होता है आभासी, क्योंकि हमने ये बताया कि जब भी किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है आपका, सीधा होता है। तो इस प्रकार से जब वस्तु हमारी अनंत पर स्थित होती है तो प्राप्त प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, आभासी और सीधा होता है। ठीक, तो अगर ये कहा जाए कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है, किसी भी उत्तल दर्पण के सामने जब वस्तु आपकी अनंत पर स्थित होती है तो प्राप्त प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति क्या बता सकते हैं आप। तो आंसर आपका होगा कि जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो मुख्य फोकस पर प्राप्त होता है, वस्तु से बहुत छोटा होता है, आभासी और सीधा होता है। चलिए हम दूसरी स्थिति पर बढ़ते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थिति है ये आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट। जब वस्तु आपकी दर्पण के सामने कहाँ स्थित हो, मुख्य अक्ष पर स्थित हो। ये आपका कलाई किया गया भाग है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ है। इसके सामने हमने मुख्य अक्ष पर वस्तु AB को रखा। कहाँ रखा, वस्तु AB को हमने मुख्य अक्ष पर रखा। हम ये देख पा रहे हैं कि जो B से हमारी पहली वाली किरण निकल रही है, आप देखिए ये वाली जो आपकी किरण निकलते हुए जा रही है, पहली वाली किरण जो कि मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर है। जब ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो नियम आपका ये कहता है कि जो प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, किसी भी उत्तल दर्पण पर या गोलीय दर्पण पर हम ये कहें कि जब प्रकाश किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात
वो मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से समांतर है और ये परावर्तन के पश्चात कहाँ से जा रहे हैं। अगर हम पीछे की ओर खींचे तो हमको लग रहा है कि ये मुख्य फोकस से होकर जाती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक बात। चलिए अब दूसरे किरण की बात करते हैं। दूसरी किरण आपकी अगर वक्रता केंद्र से होकर जा रही है या जाती हुई प्रतीत होती है, देखिए बात ध्यान से समझिएगा, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, जाती हुई प्रतीत होती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है, वो उसी दिशा में क्या होती है आपकी, वापस हो जाती है। अब हम इन दोनों ही किरणों को पीछे की ओर डॉटेड लाइन से दिखाएं तो हम ये देख पा रहे हैं कि दोनों परावर्तित किरणें जो हैं, दोनों की दोनों परावर्तित किरणें बी डैश पर मिल रही हैं या प्रतीत हो रही हैं। प्रतीत हो रही है, यानी बी डैश पर मिलती हुई दोनों क्या होती हैं, प्रतीत होती है। यानी इसी बी डैश से अगर हम एक लंबवत रेखा खींचे तो ये जो आपका ए डैश बी डैश है, मुख्य अक्ष पर लंबवत रेखा खींच के हम देख पा रहे हैं कि ये जो आपका ए डैश बी डैश है, ये ए डैश बी डैश आपका इस वस्तु ए बी का क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब। फिर से देखते हैं कि पहली किरण आपकी पैरेलल जा रही है यानी समांतर जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जा रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही। ठीक। दूसरी वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, जाती हुई प्रतीत होती है। दोनों परावर्तित किरणें बी डैश पर एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही हैं। इस बी डैश से हम मुख्य अक्ष पर लंबवत रेखा खींच दें तो ए डैश बी डैश आपका क्या होता है, इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब होता है। अब ये जो आपका प्राप्त प्रतिबिंब है ये कहाँ बन रहा है, ध्यान दीजिए, ये आपका बन रहा है दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। दर्पण के पीछे ध्रुव और मुख्य फोकस में के बीच में लिख सकते हैं, दर्पण के पीछे ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच। ठीक। दूसरी स्थिति, आकार इसका कैसा होगा, आप देख पा रहे हैं ये समांतर है, इतना छोटा सा प्रतिबिंब बना है, यानी ये क्या होगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। यहां आप बहुत छोटा लिखे, यहां क्या होगा आपका छोटा। नंबर 3 आपका क्या होगा, प्रकृति इसकी कैसी होगी। प्रकृति में आपका क्या क्या आता है, आभासी है कि वास्तविक। आप देख पा रहे हैं कि ए डैश बी डैश आपका जो है सीधा प्रतिबिंब बनता है और सीधा प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, आभासी। ये कौन सा प्रतिबिंब है आपका, आभासी है और सीधा। इस तरीके से आपका क्या हो गया, जब वस्तु दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर स्थित होती है तो प्राप्त प्रतिबिंब आपका ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। अब जरा गौर करिए, पीछे आप जाके देखिए, जो आपका टॉपिक था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उसमें नंबर 6 स्थिति जो आपकी थी, अंतिम वाली स्थिति में हमने ये दिखाया था कि जब वस्तु आपकी दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखी गई थी तो प्राप्त प्रतिबिंब आपका आभासी और सीधा बना था, बिल्कुल इसकी तरह। तो वो जो प्रतिबिंब बना था आभासी और सीधा, ये वाला जो प्रतिबिंब बना है आभासी और सीधा, दोनों में अंतर क्या है। सर जी पूछेंगे आप कि सर जी इस प्रतिबिंब में और उस प्रतिबिंब में अंतर क्या है। आप देख पा रहे हैं, हमने ये बताया था कि जो अवतल दर्पण द्वारा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा वो वस्तु से छोटा होता है। यही आपकी पहचान होती है। क्वेश्चन में आ सकता है कि किसी गोलीय दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब आभासी तथा वस्तु से बड़ा है, आभासी तथा वस्तु से बड़ा है, तो वह प्रतिबिंब है, वह प्रतिबिंब है अवतल, उत्तल, अवतल एवं उत्तल दोनों, समतल। तो आपका आंसर ये होगा अवतल दर्पण। आप भूल के मत कहिएगा कि उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह वस्तु से क्या होता है, हमेशा
छोटा होता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा होता है। बात आभासी प्रतिबिंब की है। और एक ध्यान दीजिएगा, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है। केवल एक स्थिति में आभासी बनता है, जब आभासी बनता है वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक, तो इस तरीके से उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, या हम ये कहें कि गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, स्थितियां क्या क्या हो सकती हैं, हमने उसको देखा। अब हम अगले लेक्चर में दूसरी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।